नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KSP पे। दोस्तों, अभी जो रीट का नया सिलेबस जारी हुआ था, उसमें अपने एक अलग से टॉपिक जोड़ा गया था जिसका नाम था विद्युत एवं चुंबकत्व। और उसी में ये जो विद्युत धारा के प्रभाव है, ये बिंदु है, तो उस पर अपने आज कुछ चर्चाएँ करेंगे। ये कक्षा 8 का अध्याय 11 है दोस्तों। और इससे पहले मैं बता दूं कि अपने जो राजस्थान बोर्ड की 18-19 वाली बुक है, वो अपने कवर कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 8 की फिज़िक्स है, उसके कुछ टॉपिक बचे हैं, बाकी अपने कवर कर चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उनको ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो आपकी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन यानी घंटी का निशान है उसको प्रेस कर देना, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के अध्याय में अपने पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, फ्यूज, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक, विद्युत घंटी, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत लेपन। इन बिंदुओं पर अपनी चर्चा करेंगे। देखिए कि हमारे घरों में दैनिक जीवन में काम आने वाले कई उपकरण हैं जो विद्युत पर आधारित हैं, जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत ओवन, विद्युत बल्ब, विद्युत घंटी, विद्युत टोस्टर आदि। आधुनिक युग में हमारा जीवन विद्युत आधारित इन उपकरणों के बिना अधूरा है। आपने देखा होगा कि कुछ विद्युत उपकरण तो विद्युत के प्रवाह से गर्म हो जाते हैं, जबकि विद्युत घंटी जैसे कुछ उपकरण विद्युत प्रवाह होते ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। विद्युत प्रवाह के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि जैसे गुण उत्पन्न होती है। आइए हम जानें कि विद्युत धारा के प्रभाव क्या क्या हैं। और सबसे पहले अपने पढ़ते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। आइए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जानने के लिए निम्नलिखित गतिविधि करते हैं। ये चित्र देखिएगा दोस्तों, और इसकी गतिविधि क्या है वो अपने पढ़ते हैं अभी। कि चित्र 11.1 में दिखाए अनुसार माइक्रोम के पतले तार को एक पेंसिल पर लपेटिए। माइक्रोम का तार आप किसी विद्युत के उपकरणों की मरम्मत करने वाली दुकान से प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। माइक्रोम तार के एक सिरे को सेल से तथा दूसरे सिरे को कुंजी से चित्रानुसार जोड़कर विद्युत परिपथ संयोजित कीजिए। कुंजी में प्लग लगाने पर तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब तार को स्पर्श कीजिए। तार गर्म क्यों हो जाता है? परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए तथा थोड़ी देर पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। तार ठंडा हो जाएगा। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। यानी चित्र 11.2 में दिए गए सभी उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। प्रत्येक उपकरण का उपयोग बताइए, साथ ही विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित अन्य उपकरणों की सूची बनाइए। ये देखिए विद्युत ओवन है, ये विद्युत टोस्टर है, ये निमज्जन छड़ यानी जो अपने रोड बोलते हैं वो है, और विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब है। अब पढ़ते हैं अपने फ्यूज। हमारे घरों में आने वाली विद्युत आपूर्ति में 3 प्रकार के तार प्रयुक्त किए जाते हैं। जब कभी आपके घर में बिजली नहीं आ रही होती है तो किसी मैकेनिक को उसे ठीक करने के लिए बुलाते हैं। आपने देखा होगा कि मैकेनिक उस समय एक टेस्टर लगाकर विद्युत की सप्लाई की जांच करता है। घर के सॉकेट में 3 छेद होते हैं। ये चित्र देखिएगा दोस्तों, विद्युत सॉकेट का बना रखा है, साथ साथ में इसको देखिएगा। सॉकेट के जिस सिरे में टेस्टर लगाने पर टेस्टर में चमक उत्पन्न होती है उसे विद्युत में तार या फेज कहते हैं। विद्युत परिपथ में फेज में सामान्यतः लाल रंग का प्लास्टिक चढ़ा हुआ तार प्रयुक्त किया जाता है। सॉकेट के फेज सिरे के पास स्थित जिस सिरे में टेस्टर लगाने पर टेस्टर में चमक उत्पन्न नहीं होती है उसे उदासीन या न्यूट्रल तार या न्यूट्रल सिरा कहते हैं। न्यूट्रल तार पर वोल्टेज का मान 0 होता है। न्यूट्रल तार के रूप में सामान्यतः काले रंग का प्लास्टिक चढ़ा हुआ तार प्रयुक्त किया जाता है। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट की विद्युत आती है। तीसरा तार भूसंपर्कन यानी अर्थिंग तार होता है, जिस पर हरे रंग का प्लास्टिक चढ़ा होता है। भूसंपर्कन तार भूमि में गहराई पर दबी तांबे की प्लेट से संयोजित होता है।
भूसंपर्कन एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि बिजली के किसी उपकरण के धात्विक आवरण से अगर फेज का तार छू रहा है तो इस उपकरण का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। अब पढ़ते हैं अपने लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट। जब किसी कारण से फेज व न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाए तो इसे परिपथ का लघु पतन कहते हैं। लघु पतन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं और जल सकते हैं। परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सर्किट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इसे परिपथ में अतिभारण यानी ओवरलोडिंग होना कहते हैं। अतः हमें एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को नहीं लगाना चाहिए। अब पढ़ते हैं लघु पतन के अन्य जो कारण हैं। पहला देखिए, जब परिपथ में विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होता है तो तार गर्म हो जाता है जिससे उन पर चढ़ा प्लास्टिक का आवरण पिघल जाता है तथा फेज व न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाते हैं और लघु पतन हो जाता है। दूसरा है, इसके अलावा जब तार बहुत पुराने हो जाने के कारण उन पर चढ़ा प्लास्टिक का आवरण कमज़ोर होकर टूट जाने से भी लघु पतन हो जाता है। अब इसकी हानियां हैं या लघु पतन से हानियां। लघु पतन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग से जल सकते हैं तथा घर में अग्नि दुर्घटना हो सकती है। अतः दुर्घटना से बचने के लिए या विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाने के लिए परिपथ के श्रेणी क्रम में ऐसी युक्ति लगाई जाए जो विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर पिघल जाए तथा परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाए। इस युक्ति को फ्यूज कहते हैं। चित्र 11.4 में सामान्यतः काम में आने वाले फ्यूज को दर्शाया गया है। आजकल टीवी, फ्रिज व अन्य महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर परिपथ के साथ ही विशिष्ट फ्यूज लगाया जाता है जिसे चित्र 11.4 ब में देखिए। ये 11.4 का जो ब है इसमें विशिष्ट फ्यूज भी दर्शा रखा है। फ्यूज कैसे कार्य करता है? यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्राय धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्टेज में रखा जाता है। और ये देखिए दोस्तों, दोनों दिखा रखे हैं चित्र में, इनको भी आप देखिएगा। फ्यूज सामान्यतः तांबा, जस्ता, टीन आदि की मिश्र धातु से बना तार होता है जिसका गलनांक उपकरणों व परिपथों में उपयोग में लाए गए विद्युत तारों के गलनांक होता है। जब किसी परिपथ में अति भारित या ओवरलोडिंग या अपने कहीं लघु पतित शॉर्ट सर्किट होने से सुरक्षा सीमा से अधिक धारा का प्रवाह होता है तो कम गलनांक के कारण फ्यूज तार जल्दी पिघलकर टूट जाता है जिससे परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाता है। बताइए कि फ्यूज तार घरों में विद्युत मीटर के बाद तथा उपभोक्ता परिपथ से पहले क्यों लगाया जाता है? सावधानियां देखिए कि मुख्यतः परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की कभी भी स्वयं जांच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे खतरा हो सकता है। इसके बारे में जानकारी करने के लिए आप विद्युत परिपथ की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर खराब हो चुके फ्यूज की नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। हमें सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पत्ती का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे घर में आग लगने का खतरा हो सकता है। यह भी जानें कि लघु परिपथ विच्छेदक या MCB है। उसके लिए देखिए कि आजकल फ्यूज के स्थान पर MCB का उपयोग होता है। ये वो स्विच है जो सुरक्षा सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। यदि हम इन्हें पुनः प्रारंभ करते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है। ये अपने घरों में लगा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा। अब बढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक चुंबकीय सुई को स्थिर रखकर उसके पास चुंबक ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? क्या विद्युत धारा से भी चुंबकीय सुई को विक्षेपित किया जा सकता है? इसके लिए गतिविधि है, एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर कुछ दूरी पर 2 छिद्र रखकर में तार लगाइए और चित्र 11.6 में दिखाए गए
अनुसार चुंबकीय सुई या चुंबकीय कंपास रखिए। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों चित्र है वो आप अच्छे से देखिएगा, आगे अपनी इन पे गतिविधियाँ करेंगे। ये चित्र ए है और दूसरा ब है, इसमें सेल को जोड़ रखा है, फिर से भी दर्शा रखा है, यानी इनको आप जरूर देखिएगा। से में क्या है, इसका जो सेल है इसके क्या सिरे चेंज किए हुए हैं। अब कार्डबोर्ड को इतना घुमाकर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि कंपास की सुई ऊपर से देखने पर तार के ठीक नीचे आ जाए, जैसा कि चित्र 11.6 ए में दिखाया गया है। अब आप निम्नलिखित स्थितियों में चुंबकीय सुई की स्थिति का अवलोकन कीजिए। पहला देखिए, तार के स्वतंत्र सिरों को सेल से चित्र 11.6 ब के अनुसार जोड़ दीजिए, तो आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? यदि तार के स्वतंत्र सिरों को परस्पर बदल दें तो आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है? तीसरा है, उपरोक्त दोनों स्थितियों में जब तार का सेल से संपर्क हटा दें तो आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई पुनः पूर्व अवस्था में लौट आती है? आप पाएंगे कि चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इन्हीं परीक्षणों से ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। तो ओरस्टेड ने जो चुंबकीय प्रभाव की खोज की, उसमें देखिए कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि इसी प्रभाव पर कार्य करते हैं। इन सभी उपकरणों में विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है। विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है, आइए करके देखें। अब देखिए विद्युत चुंबक, इसके लिए गतिविधि है। चित्र 11.7 के अनुसार लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे लोहे की कील लीजिए एवं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा तांबे का पतला विद्युत रोधी पदार्थ यानी एनामल चढ़ा हुआ तार लीजिए। अब इसके दोनों सिरों को रेगमाल से रगड़कर इन पर चढ़े हुए एनामल को हटा दीजिए एवं इस तार को कील पर लपेटिए तथा तार के दोनों खुले सिरों को कुंजी एवं सेल से चित्रानुसार जोड़कर विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। जब विद्युत परिपथ में कुंजी दबी हुई न हो तो कील के पास ओलपिन ले जाने पर क्या देखते हैं? क्या ओलपिन कील की ओर आकर्षित होती है? इस स्थिति में जब सेल में धारा नहीं ली जा रही है तो कील व ओलपिन में कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। अब कुंजी को दबाकर परिपथ में धारा प्रवाहित कीजिए। ओलपिन को कील के पास ले जाइए। आप क्या देखते हैं? ओलपिन कील से क्यों चिपक जाती है? जब कील पर लपटे हुए तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कील चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। उक्त परिपथ में कुंजी हटा देने पर कील से चिपकी हुई ओलपिन पर क्या प्रभाव होता है, क्यों? विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है, आओ पता करें। ये विद्युत घंटी का डायग्राम दर्शा रखा है और ये कैसे कार्य करता है उस पर अपनी चर्चा करते हैं कि विद्युत घंटी के चित्र 11.8 में दिखाए अनुसार निम्नलिखित प्रमुख अवयव होते हैं। एक कुंडली होती है दोस्तों, साथ साथ में चित्र वो देखिएगा। एक कुंडली होती है, लोहे की पत्ती होती है और संपर्क पेच होता है, हथौड़ी होती है और एक घंटी होती है। कुंडली में लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार के कई फेरे लपेटे होते हैं। कुंडली के निकट लोहे की पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ी जुड़ी होती है। लोहे की पत्ती समीप स्थित संपर्क पेच से सटी होती है। जब स्विच चालू किया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण कुंडली विद्युत चुंबक बन जाती है। इसके कारण लोहे की पत्ती कुंडली की ओर आकर्षित होती है एवं लोहे की पत्ती से जुड़ी हथौड़ी की घंटी से टक्कर के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह पेच के संपर्क में नहीं रहती है, जिससे परिपथ टूट जाता है। इससे कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में कुंडली विद्युत चुंबक नहीं बनी रहती है। तब लोहे की पत्ती पर कुंडली का आकर्षण समाप्त होने से लोहे की पत्ती पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है एवं कुंडली में पुनः धारा प्रवाहित होने लगती है। इस कारण हथौड़ी पुनः घंटी से टकराती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और इस तरीके से ये जो घंटी है ये बजने लगती है। ये विद्युत चुंबक के उपयोग देखिए। कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए विद्युत चुंबक का
उपयोग करते हैं। दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में डॉक्टर विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। और लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में विद्युत चुंबकीय क्रेन का उपयोग किया जाता है। द्रव्य में चालन पढ़ते हैं। अब हमने पहले सीखा है कि ठोस पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी आदि। इसके विपरीत वे ठोस पदार्थ जो विद्युत पदार्थ को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते हैं उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। क्या द्रव्य विलयनों में भी विद्युत चालन होता है? आइए ज्ञात करें। ये गतिविधि है और इसको भी आप साथ में देखिएगा। और ये स्वयं परीक्षित है, यानी टेस्ट है दोस्तों एक प्रकार से। तो देखिए कि माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रे निकालकर एक ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखी है। इस पर चित्र 11.9 के अनुसार एनामल जड़े तांबे के तार के कुछ फेरे लपेटिए। अब इस तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दीजिए तथा दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। बैटरी के दूसरे टर्मिनल के तार का एक टुकड़ा जोड़कर दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। इस प्रकार प्राप्त दो स्वतंत्र सिरों को यदि परस्पर स्पर्श कराएं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इस प्रकार तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला स्वयं परीक्षित यानी टेस्टर है तैयार हो जाता है। अब स्वयं परीक्षित के दोनों स्वतंत्र सिरों के बीच एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक के ढक्कन में आसूत जल भरकर रखें। क्या आसूत जल विद्युत का चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर उसे आसूत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए क्या निष्कर्ष निकलता है। इस क्रिया को भिन्न भिन्न द्रव्य विलयनों के साथ दोहराइए एवं प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या नहीं। अपने परीक्षणों को निम्न सारणी में भरिए। तो इस टेबल को भी आप पूर्ति करके देख सकते हैं। अब पढ़ते विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये देखिए दोस्तों, एक बैटरी जुड़ी हुई है और ये कार्बन की छड़ है, जल के अंदर है। देखिए इसमें क्या है कि जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन में प्रवाहित होती है तो क्या वह एक विलयन में उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? आओ प्रयोग करें। दो बेकार सेल से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। उनकी धातु की टोपी को रेगमार से साफ करके उन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़ दीजिए। इन दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को एनोड तथा ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को कैथोड कहते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल व छोटी रेखा ऋण टर्मिनल को व्यक्त करती है। इन इलेक्ट्रोडों को नींबू के रस या नमक युक्त जल में भरे प्लास्टिक के पात्र या कांच के गिलास में चित्र 11.10 के अनुसार डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियाँ जल से बाहर रहें। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए एवं इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले को देख पाते हैं? क्या हम विलयन में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? इस प्रकार किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं एवं इलेक्ट्रोडों पर धातु के विक्षेप देखे जा सकते हैं तथा विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ये क्रियाएं उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती हैं। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है। अब पढ़ते हैं विद्युत लेपन। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में चालक विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है, जिसका उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। आओ इसे प्रयोग द्वारा समझें। इसके लिए गतिविधि है दोस्तों, साथ में चित्र भी देखिएगा विद्युत लेपन वाला, कि किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए एवं लगभग 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर आकार की प्लेटों को रेगमार से साफ कीजिए एवं पानी में धोकर सुखाइए। अब तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कर कॉपर सल्फेट के विलयन में भरे बीकर में चित्र 11.11 के अनुसार डुबोइए। इसके बाद परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। अब प्लेटों को विलयन से बाहर निकालकर ध्यानपूर्वक देखिए। जो प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी उनमें धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट की तुलना में क्या अंतर दिखाई देता है? क्या ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट
पर कोई परत चढ़ी दिखाई देती है। जब कॉपर सल्फेट विलयन को जल में घोला जाता है तो यह कॉपर धनायन तथा सल्फेट ऋण आयन में विभाजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर धनायन बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित या जमा हो जाता है। लेकिन विलयन में कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े तांबे की प्लेट से समान मात्रा का कॉपर धनायन विलयन में घुल जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार विद्युत लेपन की प्रक्रिया में धन टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट से कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को स्थानांतरित हो जाता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसका व्यापक उपयोग उद्योगों में होता है, जैसे गहनों पर सोने या चांदी की परत चढ़ाना, कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ाना और लोहे का संक्षारित होने पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। अगर इसको मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा बन जाता, इसलिए अपने इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट किया है। ये पार्ट का सारा आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो किस पे आधारित है दोस्तों? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। कबाड़ से चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर विद्युत चुंबक हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? तो जो आसुत जल है इसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा, आसुत जल। निम्नलिखित में से विद्युत घंटी का अवयव नहीं है। तो इसमें लोहे की पत्ती भी होती है, कुंडली भी होती है, संपर्क पेच भी होता है, चुंबकीय सुई नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा ये धन टर्मिनल को और छोटी रेखा ये ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति को फ्यूज कहते हैं और सेल के धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को एनोड व ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को कैथोड कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे दोस्तों, ईमानदारी से बताइएगा। वैसे लगभग इसमें लगा ही रखे हैं निशान ये। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो पॉजिटिव कमेंट के साथ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।